Hello viewers, I am Dr. Avinash and in this video I am going to explain one of the most vital topic of homeopathic philosophy, that is Kent's 12 observation. I have decided to speak on this topic because I think most of the students find it very difficult to understand the basic concept of Kent's 12 observation, either due to incorrect interpretation of the fact or due to less command over English language. Therefore, I am going to explain it in Hindi language. But before starting the lecture, I would like to thank my family, my friends, my seniors as well as my teacher for helping me throughout my academic career. Especially, I would like to thank Dr. Kulwant Singh sir, who is the principal of SH Medical College, Jamshedpur, and Dr. Surendra Singh sir, who is a senior ophthalmologist in Jamshedpur. So let's start. चलिए शुरू करते हैं. Kent's 12 observation. डॉक्टर केंट ने अपनी बुक लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलॉसफी के चैप्टर नंबर 35 में अपने इन ऑब्जर्वेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. जो मेन हेडिंग है वो है प्रोग्नोसिस आफ्टर ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ द रेमेडी. इसका मतलब ये कि अगर हम केंट्स के 12 ऑब्जर्वेशंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमें इसी हेडिंग के अंदर में जाके पढ़ना पड़ेगा. डॉक्टर केंट कहते हैं कि जब एक डॉक्टर, एक होम्योपैथिक फिजिशियन एक वेल सिलेक्टेड सिमिलिमम अपने में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है तो यहाँ पे उसका काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यहीं से उसका काम शुरू होता है. वो काम है क्या? दैट इज़ टू मेक ऑब्जर्वेशन. उसे वहीं पे ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देना चाहिए अपने पेशेंट पे. क्यों? क्योंकि इन्हीं ऑब्जर्वेशंस पे पेशेंट का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है. डॉक्टर केंट कहते हैं कि द ऑब्जर्वेशंस आई एम गोइंग टू गिव यू हैज़ ग्रोन आउट ऑफ मच वॉचफुलनेस, लॉन्ग वेटिंग एंड वॉचिंग. इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि रातों रात डॉक्टर केंट ने अपने इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया और फिर उसको लिख डाला. उन्हें सालों साल लग गए अपने इन ऑब्जर्वेशंस को समझने में और फिर उसे लिखने में. डॉक्टर केंट फर्दर कहते हैं कि इफ एन होम्योपैथिक फिजिशियन इज नॉट एन एक्यूरेट ऑब्जर्वर देन हिज ऑब्जर्वेशंस आर इनडेफिनिट, एंड इफ हिज ऑब्जर्वेशंस आर इनडेफिनिट देन हिज प्रिस्क्राइबिंग विल बी इनडेफिनिट. इसका मतलब ये कि अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर, एक होम्योपैथिक फिजिशियन अगर एक अच्छा ऑब्जर्वर नहीं है तो वो कभी भी सही प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे पाएगा. केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन के डीप में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझना बहुत ही जरूरी है. वो बेसिक पॉइंट्स हैं, नंबर 1 कि जो मेडिसिन हमने सिलेक्ट किया है वो एक करेक्ट सिमिलिमम मेडिसिन होनी चाहिए और उस मेडिसिन को हमने एक सफिशिएंट टाइम दिया है एक्ट करने के लिए. सफिशिएंट टाइम टू एक्ट का मतलब ये होता है कि हर मेडिसिन की अपनी एक फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है और उसी फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अराउंड में वो मेडिसिन काम करती है. तो जब तक हम एक मेडिसिन को काम करने का पूरा समय नहीं देंगे तब तक हम एक करेक्ट ऑब्जर्वेशन तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे. दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि हर वो मेडिसिन जो बॉडी के अंदर जाती है वो एक तरह का रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अग्रेवेशन और इन द फॉर्म ऑफ अमेलियरेशन. इसका मतलब ये है कि या तो वो साइन एंड सिम्टम्स की इंटेंसिटी को बढ़ा देती है या साइन एंड सिम्टम्स की इंटेंसिटी को घटा देती है. अग्रेवेशन जो होता है वो दो तरह का होता है. जो पहला है वो है कि साइन एंड सिम्टम्स की इंटेंसिटी तो बढ़ जाती है मगर पेशेंट को कोई भी आराम नहीं मिलता है. इस तरह के एग्रेवेशन को बोलते हैं डिजीज एग्रेवेशन. एक दूसरी तरह की एग्रेवेशन है जिसमें साइन एंड सिम्टम्स की इंटेंसिटी तो बढ़ते चली जाती है मगर पेशेंट के कंडीशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाता है. पेशेंट आके बोलता है आई एम फीलिंग मच बेटर. इस तरह के एग्रेवेशन को बोलते हैं होम्योपैथिक एग्रेवेशन. थर्ड पॉइंट जो कि और भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आवर होल एम शुड बी सेंटर्ड अराउंड द पेशेंट, नॉट अराउंड द डिजीज. एक होम्योपैथिक फिजिशियन को अपना पूरा फोकस जो है पेशेंट पे डालना चाहिए, ना कि डिजीज के ऊपर. कभी कभार हम ऐसा देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स आके हमें बोलते हैं कि सर हमारा ये प्रॉब्लम पहले से काफ़ी बढ़ चुका है, मगर जब हम उनके केस को डिटेल स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनके साइन एंड सिम्टम्स की इंटेंसिटी काफ़ी घट चुकी है. तो साइन एंड सिम्टम्स आर द सोल एंड होल इंडिकेशन फॉर अ होम्योपैथ. इस चीज़ को हमेशा हमें याद करके और फिर पेशेंट को सेंटर मान के हमेशा हमें काम करना
तो चलिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर केंट ने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल का यूज किया है। सपोज कीजिए कि हमारे क्लिनिक में एक ओल्ड एज पेशेंट आया है जो कि बहुत ही लीन एंड थिन है और झुके कंधों के साथ हमारे क्लिनिक में एंट्री करता है। उसकी जो चीफ कंप्लेन है वो है हैकिंग कफ फॉर मैनी ईयर्स। जब हम उसका केस टेकिंग शुरू करते हैं तब हमें यह लगता है कि दिस पेशेंट नीड्स एन एंटीसोरिक रेमेडी। ऑन फर्दर एग्जामिनेशन हमें यह पता चलता है कि उसके चेस्ट में एक्सपेंशन बहुत ही कम है और हम फाइनली डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। जब हम केस टेकिंग एंड करते हैं तो हमारे मन में यह कंफर्म हो जाता है कि दिस पर्सन नीड्स एन डीप एंटीसोरिक रेमेडी और उस पर्सन को हम एक हाई पोटेंसी डीप एंटीसोरिक रेमेडी के दे के भेज देते हैं। कुछ दिन के बाद वो पेशेंट हमारे पास फिर से आके ये बोलता है कि सर मेरी कंप्लेन तो पहले से बढ़ चुकी है। एक होम्योपैथिक फिजिशियन एक्चुअली में यही सुनना चाहता है। क्यों? क्योंकि दिस माइट बी एन होम्योपैथिक एग्रावेशन। मगर वो पेशेंट फिर से 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, साल भर के बाद फिर से आता है और दिन पर दिन उसकी कंडीशन बिगड़ते ही चली जा रही है और उसके साइन एंड सिम्टम्स की इंटेंसिटी भी बढ़ते चली जा रही है। देन दिस विल बी द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। जो एग्रावेशन है वो प्रोलॉन्ग्ड है बट फाइनली क्या होता है, पेशेंट डिक्लाइन कर जाता है। अब बात है कि इस ऑब्जर्वेशन से हम समझेंगे क्या। हम यही समझे हैं कि दिस इज एन इनक्यूरेबल केस। ये जो केस था वो बाउंड्री लेवल के बाहर का केस था और हमने क्या किया, इस केस में एक हायर एंटीसोरिक रेमेडी उस पेशेंट को दे दिया जो कि बहुत ही गलत था। ये हायर एंटीसोरिक रेमेडी हाई पोटेंसी में जाके और डिस्ट्रक्शन कॉज कर चुका है उसके वाइटल ऑर्गन्स में। अब सबसे पहले बात, जो सबसे जरूरी बात है कि कौन से केस को हम क्यूरेबल बोलेंगे और कौन से केस को हम इनक्यूरेबल बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी इनक्यूरेबल केस वो होते हैं जिनमें ऑर्गेनिक चेंजेस डेवलप कर चुके हैं वाइटल ऑर्गन्स में। वाइटल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं हार्ट, ब्रेन, लंग्स, लीवर, किडनीज एटसेट्रा। इस तरह के ऑर्गन्स में कभी भी अगर ऑर्गन पैथोलॉजी बहुत ही एडवांस लेवल पे पहुंच जाए तो वो केस बाउंड्री लेवल के पार का हो जाता है। इसका मतलब वो इनक्यूरेबल केस हो जाता है। अब बात यह है कि क्या ऐसे केसेस को एक होम्योपैथिक फिजिशियन को हैंडल नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, मगर बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। डॉक्टर केंट कहते हैं कि इन डाउटफुल एंड इनक्यूरेबल केसेस नेवर गिव हायर पोटेंसी, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लोअर पोटेंसी एंड 30th पोटेंसी इज द बेस्ट लोअर पोटेंसी टू बी यूज्ड। 30th पोटेंसी और मैक्सिमम 200 पोटेंसी तक हमें इन केसेस में जाना चाहिए।